जी मेघराज जी, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। और अब जय श्री राम तो बोलने लायक रहा नहीं, वो तो धर्म के क्षेत्र से बाहर कर दिया इन लोगों ने। वो तो जय श्री रावण बोलो तो ही ज़्यादा ठीक है। अब तो इनके राम से तो रावण ही अच्छा था। उसका चरित्र अच्छा था। इन्होंने राम का जो चरित्र पेश किया है ना, उससे रावण का चरित्र बहुत अच्छा था। आपने ये किसान कानून, पहले विधेयक था, बिल था, अध्यादेश था, अब कानून बन गया, उस पर आपने चिंता व्यक्त की है, जो कि जायज़ है, उचित है मतलब। और हर विचारशील व्यक्ति ने इस पर चिंता जाहिर की है। किसी काम को करने में कार्य की बात नहीं है, उसके पीछे छुपी हुई मंशा की बात है, नियत की बात है। और अत्यधिक जल्दीबाजी की बात है, नियम कानूनों को ताक पर रख करके करने की बात है। तब तो उस पर विचार करना पड़ता है ना। आप देखो, भगवान राम, उनके पिताजी दशरथ, राम बड़े बेटे थे। उनकी क्षत्रिय परंपरा के अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा बनता था, और राम उस लायक थे। कहीं से कहीं पर कोई भी अड़चन थी नहीं। दशरथ जी ने निर्णय लिया कि राम को राजा बनाना है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन दशरथ जी ने उसमें जो जल्दीबाजी की, उसमें उनका जो कपट था वो छुपा हुआ था। जैसे कि राम का राज तिलक होना है, ये माता कौशल्या को पता था, सुमित्रा रानी को भी पता था। और जिस कैकेयी छोटी रानी, सबसे पसंदीदा रानी, जिसके महल में वो रोज रात्रि व्यतीत करते थे, उस रानी को अगले दिन राज तिलक है, उसके पहले तक भी नहीं पता था। ये कपट नहीं है, पूरी अयोध्या को पता है। और राजा रोज वहीं पर विश्राम करते हैं, तो रानी को पता नहीं है। और उस रानी के दो बेटे मामा के यहाँ, और मामा का घर कितना दूर, 100-150 किलोमीटर। क्यों? जब दशरथ जी का मरण हो गया तो उनको मामा के घर से बुलाने के लिए जो मैसेंजर गए, दूत गए, वो एक दिन में पहुंच गए, दूसरे दिन वापस लेके आ गए घोड़े में। एक घोड़ा कितना चल सकता है दिन भर में? 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलेगा, और क्या। तो उतनी दूरी पर जो 15 दिन से तैयारियां चल रही थीं, उन भाइयों को नहीं बुलाया, उनको उससे अलग रखा। जो राजा बन रहा है
उसके ससुर राजा जनक यानी दशरथ जी के समधी और जो रानी बन रही है राजरानी सीता, उसके पिता, उनको ही नहीं बुलाया। बताओ, तो कपट तो था इसमें। नहीं तो मंत्रा जैसी एक साधारण स्तर की दासी पूरे प्लान को तहस नहस नहीं कर सकती थी जब तक कि उसमें अंदरूनी खोट नहीं था, अंदरूनी कमजोरी नहीं होती तो मंत्रा नहीं कर पाती। अंदरूनी कमजोरी थी तो ही शुरू में मंत्रा ने कैकेयी को, रानी कैकेयी को जब ये बात बताई तो रानी कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुझे इनाम देती हूँ मैं कि राम का राज तिलक हो रहा है। लेकिन फिर मंत्रा ने ये बात समझाई कि राज तिलक की बात नहीं है, भरत शत्रुघ्न को दूर रखने की बात है। ये क्या बात हुई? तुमको सूचना नहीं देने की बात है। तुमको आज मुझसे पता चल रहा है, क्या इतनी महत्वपूर्ण राजकीय घटना दासियों के द्वारा पता चलना चाहिए रानी को, कि थ्रू प्रॉपर चैनल राजा के द्वारा पता चलना चाहिए? यहाँ तक कि राम वहीं रहते थे, 15 दिन से चल रहा था कार्यक्रम, तो कैकेयी माँ से उनका बहुत प्रेम स्नेह था, वो खुद आकर के बता सकते थे कि मम्मी मेरे राज तिलक करने को बोल रहे हैं, मैं जाके भैया को ले आऊँ और मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगा तुम बताओ, मेरी डिज़ाइन तुम कर दो ड्रेस की। वो कह सकते थे, उन्होंने नहीं कहा। कौशल्या माता ने कैकेयी को नहीं बताया, सुमित्रा ने भी नहीं बताया, यानी उस षड्यंत्र में सारे लोग शामिल थे, पूरे के पूरे। तो फिर उसको नाराज़गी नहीं आएगी, उसके बेटे के साथ आपने छल किया है, उसको राजा मत बनाओ, लेकिन उसको उस इवेंट में उपस्थित होने का अधिकार था कि नहीं था? आपने उससे वंचित किया, तो आप राजा बन जाते तो उसके बाद तो उसको आने नहीं देते। मतलब जो भी प्लानिंग रही हो, तो मंत्रा ने उनको बताया कैकेयी को, कैकेयी समझ गई इस चीज़ को। तो फिर उसने नाराज़गी में कोई व्यक्ति अच्छा डिसीजन थोड़ी लेता है। उसने कहा जाओ वनवास। लोगों ने कहा भाई वनवास लायक राम ने गलती क्या की है? अरे गलती कुछ नहीं की है, लेकिन अब वो गुस्सा है, नाराज़गी में है, तो नाराज़गी में वो अच्छी बात थोड़ी करेगी, तो ऐसी बात करेगी, कर दी उसने। तो ये जो बिल लाए, एक तरफ कोरोना का इतना बड़ा वातावरण, इतने चालाक लोग हैं कि कोरोना चल रहा था तब इन्होंने 10 अरब रुपए का आतिशबाजी का व्यापार अपने लोगों को करवाया। क्या बोले? रात को 9 बजे 9 मिनट तक दीपक जलाओ, टॉर्च जलाओ, मोबाइल की रोशनी जलाओ, प्रकाश करो। और अंदर से ये बात हुई कि आतिशबाजी भी करो। तो आतिशबाजी उन दिनों दीपावली के अलावा तो कहीं मिलती नहीं है, मार्केट तो पूरा बंद था। और आपने देखा, सबने देखा, पूरे भारत में पटाखे चले। इन लोगों का अंदर का तंत्र देखो आप, कितना पूरा अंदर से खोखला किया हुआ है पूरे देश को। तो पूरे फटाके, पूरी आतिशबाजी इंडिया की तमिलनाडु में शिवा काशी नाम का जो क्षेत्र है वहाँ बनती है। माचिस भी वहीं बनती है। जितना बारूद का काम होता है वो तमिलनाडु शिवा काशी में होता है। आप हर पटाखे के पैकेट पर लिखा हुआ देख सकते हैं शिवा काशी, नेट पर भी देख सकते हैं शिवा काशी फायरवर्क्स। तो वहाँ अपने मनपसंद के, अपने वाले, अपनी पार्टी के जो पटाखे वाले उत्पादक थे, उनका पूरा माल इन्होंने पूरा ट्रांसपोर्टर किया, पूरे इंडिया में माल पहुंचाया लॉकडाउन के बीच में। एक फटाका 10 रुपए से कम का नहीं आता, और हर परिवार ने चलाया, पूरे देश ने चलाया। तो यानी 10 अरब रुपए का उस
आपदा में इन्होंने अवसर निकाल लिया। कितने चतुर, कितने चालाक लोग हैं ये। और उसी में ये किसान ने कोई रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए ऐसा कुछ करिए। अध्यादेश तब लाया जाता है जबकि संसद ना चल रही हो और कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो, कोई कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो, तब अध्यादेश आता है। तो ऐसी आफत तो नहीं आई हुई थी ना। तो पहली बात तो प्राथमिक रूप से ही ये गलत बात है, संविधान के विरुद्ध बात है। अब चूंकि देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में राष्ट्रपति ऐसे जो कि संविधान की शपथ लेकर के, देश की सीमाओं की रक्षा की शपथ लेकर के वो बने हुए हैं, लेकिन देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं सब जानते हैं। चाइना कहाँ तक है। कम से कम अपना पद तो छोड़ना चाहिए ना। इतने बड़े पद वाले व्यक्ति को कुछ खराब शब्द भी नहीं कहे जा सकते, लेकिन उसके अंदर भी तो इज्जत का भाव होना चाहिए ना। कैसे ढीठ लोग हैं ये। और संविधान की सीधी दुर्गति कर दी। अध्यादेश की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी। कोई ऐसी आफत नहीं आई हुई थी। जब संसद चलती तब वो बिल आता, अध्यादेश की क्या ज़रूरत थी? और उस पर चर्चा होती, तो चर्चा हुई नहीं। और राज्यसभा में जिस तरीके से वो पास हुआ, वो पास तो हुआ नहीं है। तो क्या राष्ट्रपति को इस बारे में उचित बात नहीं कहनी थी कि भाई ये राज्यसभा में इस ढंग से पास नहीं होता है, आप सही ढंग से उसको पास कराइए? एक बात। दूसरी बात, आपने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात है, आप कह रहे हैं कि वो रहेगा। आपकी बात का कोई भरोसा है क्या? कल आप नहीं रहोगे तो उसमें जो लिखा हुआ है उस पर वो कानून चलेगा। तो आप उसमें लिखिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई व्यापारी अगर खरीदता है तो दंडात्मक कार्रवाई का पात्र बनेगा। उसमें लिखिए, बिल्कुल ज़रूरी है अगर आप किसान के लिए लाए हैं तो। और उसमें एक प्रावधान आपने जो कर दिया कि अगर कोई विवाद हुआ किसी पार्टी से तो न्यायालय में नहीं जा सकता। ये कैसी बात है बताओ आप? न्याय पाने के लिए व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता? ऐसा कानून कैसे हो सकता है? जबकि जो मौलिक अधिकार हैं उसमें कोई भी भारतीय नागरिक के प्रति अन्याय कहीं से भी होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है कि न्यायालय में जाने का अधिकार, न्याय पाने के लिए। वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो राष्ट्रपति को फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक माना जाता है, संविधान का रक्षक माना जाता है, देश की सीमाओं का रक्षक माना जाता है। ये तीनों में फेल। देश की सीमाएं पूरी नष्ट भ्रष्ट कर दी। संविधान के हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा है। अध्यादेश की जरूरत नहीं, अध्यादेश कैसे आ गया? और मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसका हनन हो गया और उसके बाद उसमें दस्तखत कर दिए। इस राष्ट्रपति के ऊपर में महाअभियोग चलाया जाना चाहिए। ये राष्ट्रपति नहीं है, ये कैसा राष्ट्रपति है? आज पहली बार देश को ऐसा राष्ट्रपति देखना पड़ रहा है। अफसोस की बात है, शर्म की बात है। तो ये जो बिल है, जो कानून है, इसमें किसानों को फायदा हो सकता है, वो मना नहीं है। लेकिन अगर आपकी नीयत फायदा देने की नहीं है तो फायदा नहीं होगा। और आपने उसमें वो दांव पेच इतनी बड़ी अंग्रेजी में भाषा में है, कौन किसान पढ़ सकता है? वो तो उसको मान लेगा। मान लेने के बाद में जब उसका सामान रख लेगा व्यापारी और उसके बाद में उसको पेमेंट नहीं देगा
तो वो न्यायालय में नहीं जाएगा, न्यायालय में जाएगा तो उसका निरस्त हो जाएगा कि नहीं आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इसमें लिखा हुआ है। तो जो संविधान की मूल भावना के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बात है, वो कानून आप कैसे पास कर सकते हो? राष्ट्रपति उस पर कैसे दस्तखत कर सकता है? राष्ट्रपति के हाथों में लकवा नहीं मार गया उसके ऊपर दस्तखत करने के समय? गद्दार। अफसोस की बात है आज कोई देश में बोलने वाला नहीं है। जो कुछ लोग बोल सकते हैं वो सब जेल में हैं। ये अत्यधिक विषम परिस्थिति है मेघराज जी, और इसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है कि बहुजन समाज, मूल निवासी, इनमें आपस में मेल जोल जो जितना चाहिए उतना है नहीं, उस पर ध्यान दिया जाए। लोग आपस में मिलें। 8-10 साल कोई पॉलिटिकल पहल ना की जाए। पहले, सबसे पहले जो अपनी कमी है, अपने अंदर की कमी है, उसको दूर किया जाए। क्यों? दलितों के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, बहुजनों के नाम पर जितने लोग नेता बन के आगे गए हैं वो सब इन लोगों के साथ नहीं है, दलित के साथ नहीं है, अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है, बहुजनों के साथ नहीं है। वो सीधे यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाके मिल जाते हैं, वहाँ से उनको पैकेज प्राप्त होता है और बस उसके बाद वो बात तक नहीं करते। तो ये तरीका जो है वो गलत है। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तभी होगा जबकि आपस में जो बिखराव है उसको दूर किया जाए और जो पेशेवर कॉमर्शियल लीडरशिप है, नेतृत्व है, उसको दरकिनार किया जाए, उसको अलग किया जाए, तब आगे रास्ता बनेगा। किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी नीयत बहुत ख़राब है। ये सबकी ज़मीनें हड़प लेंगे और ये गरीबों को तो देखना ही नहीं चाहते। बात तो ये है, इतने लोग कम से कम मरे, 1000 लोग मरे लॉकडाउन के बाद, उनको मालूम नहीं है, उनको गिनती नहीं, नंबर नहीं है, और डंडों से मारे लोगों को। शायद इतना क्रूर, इतना निर्दयी शासन कभी भारत में अंग्रेजों का भी नहीं रहा होगा, ऐसा हम समझते हैं, जो आज की परिस्थिति है। और इसके बाद भी इस गंदगी के गुणगान करने वाले लोग हैं मीडिया वाले, और धर्म के नाम पर बस मंदिर बन जाएगा, बाकी सब ठीक है। मंदिर बनने से सब ठीक हो जाएगा, मंदिर बनने से कुछ लोगों का रोजगार बन जाएगा, बाकी लोगों को तिरस्कार मिल जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। और भगवान अगर कहीं है भी तो सब जगह है मंदिर को छोड़ करके। क्यों? कि भगवान परमात्मा अहंकार और पाखंड के साथ रह नहीं सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन होते हैं परमात्मा उनके पास होता है। वो कपट छल से जीने वाले लोगों के साथ परमात्मा नहीं होता है। ये वो दिखावटी लाइटिंग करके आप अपने आप को होशियार समझ सकते हो, लेकिन वास्तविकता नहीं होती है। हालांकि ये गहरा अंधकार है, लेकिन समझने वाले इस चीज़ को समझते हैं कि अंधेरे के बाद में सवेरा होता है। तो सवेरा भी होना है और बहुत दूर नहीं है, लेकिन आज तो बात अंधकार की ही करना पड़ेगी, क्योंकि अंधकार है। अभी जो परिस्थिति है,
आने वाले समय में सवेरा होना है, उसको रात 12 बजे नहीं समझाया जा सकता, ना कोई समझ सकता है। अभी तो उसकी समस्या अंधेरे की है, रात की है, वो उजाले को नहीं समझ पाएगा। तो आपने बहुत अच्छा उठाया प्रश्न। आप सब जगह पर अपनी बात उचित रीति से कहते हैं, और इसमें और भी लोगों का विचार लीजिए, जैसे कि समीक्षा मिलन बहन जी है, अमृता मिलन है, इनके विचार लीजिए, और वीना ठाकुर जी हैं, उनके विचार भी लीजिए। और उनको नहीं है वीडियो तो ऑडियो ही करने को बोलिए कि ये किसान विधेयक पर आपका क्या कहना है, आप उनसे पूछिए। और भी कई लोग हैं जो स्थापित नेता लोग हैं, उनसे नहीं। आपका तो वैसे भी वही कहना है कि जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, वॉइस ऑफ मानवता उनकी आवाज़ है, उनके लिए मंच है। ये दृष्टिकोण आपका अच्छा है, लेकिन आपके पास संसाधनों की कमी है। वो तो आपकी कुशलता है जो आप कम संसाधनों में इसको दौड़ा रहे हो, वो आपकी कुशलता है वो। बाकी इतनी परिस्थितियों में लोग नहीं चला पाते हैं। आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए चला रहे, और जैसा बन रहा है कहीं ना कहीं से इंसानियत की आवाज़ आपके द्वारा उसको सपोर्ट, उसका समर्थन मिल रहा है, ये सब देख रहे हैं। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये किसान विरोधी बिल है, ये तीनों बिल ख़त्म होने चाहिए। ये कानून बन गया है तो कानून भी ख़त्म होना चाहिए, और राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग का मुकदमा चलना चाहिए। उसने गद्दारी की है देश के साथ, इसलिए